Hello students, welcome to my channel Chemistry World by Vandana. 12th standards chemistry chapter number 1 solution. लास्ट टाइम जो था उसमें मैंने 2 मार्क्स के 7 क्वेश्चन डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो में. अब जो है उसमें मैं 2 मार्क्स के और कुछ क्वेश्चन है जिसमें ज़्यादातर एग्जाम्पल्स या डेरिवेशन से वो डिस्कस करने वाली हो. तो चलिए अब 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं. Derive expressions for Raoult's law when the solute is non-volatile. हमें एक ऐसा एक्सप्रेशन निकालना है Raoult's law का जिसमें जब हम सोल्यूट लेते हैं जो नॉन वोलाटाइल होता है. हमें पता है कोई भी सॉल्यूशन 2 चीज़ों से बना जाता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट. और जब हम सोल्यूट नॉन वोलाटाइल लेते हैं मीन्स जिसका बॉइलिंग पॉइंट या आप देख सकते हो कि जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट जो आपका क्या होगा, इट शुड बी मोर देन इट्स रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होगा. उसको हम बोलते हैं, जैसे वोलाटाइल होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट हम ज़्यादातर देखते हैं कि रूम टेम्परेचर से कम हो तो नेचुरली उसको वोलाटाइल बोला जाता है, राइट. उसका इवेपोरेशन जल्दी से हो जाता है, वो बॉयल होके जल्दी से, जैसे केरोसिन है हम देखते हैं, पेट्रोल है, राइट. ये जल्दी से, जैसे हमारा एसीटोन भी देखते हैं हम, राइट. These are all volatiles. तो नॉन वोलाटाइल लेना है हमें सोल्यूट, उसके लिए हमें डिराइव करना है एक्सप्रेशन. तो चलो इसके लिए बहुत सिंपल है. हमें सबसे पहले रॉल्ट्स लॉ क्या है वो हमें इस यहाँ से उससे देखते हैं. रॉल्ट्स लॉ के हिसाब से जब हम देखते हैं कि आपका जो वेपर प्रेशर है, दैट इज़ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट अकॉर्डिंग टू रॉल्ट्स लॉ. रॉल्ट्स लॉ बोलता है कि आपका वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का होता है वो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का किसको प्रोपोर्शन होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट. तो चलिए तो वो प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालने के लिए हमने यहाँ पे लिया PA इज इक्वल टू PA नॉट, जो PA नॉट है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, राइट. तो ये रॉल्ट्स लॉ के हिसाब से हमारा ये हो गया. जब तो ए पहला एक्सप्रेशन कि रॉल्ट्स लॉ के हिसाब से वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द, दिया है आपको मोल फ्रैक्शन, राइट, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट. और प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालेंगे PA नॉट से जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है. चलो जब आपका सोल्यूट नॉन वोलाटाइल है, आपको पता है अगर मैं एक सॉल्यूशन लेती हूँ और उस सॉल्यूशन में मेरा सोल्यूट नॉन वोलाटाइल है तो नेचुरली उससे वेपर प्रेशर आपका लोअर हो जाएगा. आपको पता ही है, अगर मैं एक यहाँ पे सॉल्यूशन ले रही हूँ, इस सॉल्यूशन के अंदर मेरा यहाँ पे सॉल्वेंट है और उस सॉल्वेंट के अंदर मैंने एक ऐसा सोल्यूट डाला जो नॉन वोलाटाइल है, वोलाटाइल, राइट. नॉन वोलाटाइल मैंने सोल्यूट डाल दिया, ठीक है. तो नेचुरली भाई ये जो सॉल्यूशन है, अब इस सॉल्यूशन के जो सॉल्यूशन में नॉन वोलाटाइल की वजह से ये जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, नेचुरली यहाँ से जो आपके वेपर्स है उसकी वजह से जो वेपर्स इस सॉल्यूशन के ऊपर जो प्रोड्यूस करता है प्रेशर, उसको वेपर प्रेशर बोलते हैं. अब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूशन की वजह से आप देखोगे इसका वेपर प्रेशर जो है सॉल्यूशन का वो लोअर हो जाएगा, बराबर है. तो यहाँ पे नॉन वोलाटाइल सोल्यूट की वजह से देयर इज लोअरिंग इन द वेपर, लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर. और वो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हम होगा दैट विल बी ईयर PA नॉट माइनस PA, मतलब नेचुरली सोल्यूट सॉल्वेंट का जो है और वहाँ पे आपका आता है सोल्यूशन का, तो राइट. तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होगा आपका PA नॉट माइनस PA. अब PA नॉट, इस PA के बदले में हम लिखते हैं, ऊपर के एक्सप्रेशन में हमने देखा PA नॉट x, इस इक्वेशन की मदद से यहाँ पे डालेंगे. एंड हियर यू टेक PA नॉट कॉमन, तो 1 माइनस x है, ठीक है. अब देखिए यहाँ पे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का हमारे पास है, जैसे हमने यहाँ पे ऊपर लिया PA नॉट A, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिख के आती हूँ तो जल्दी से आपको समझ में आ जाएगा. इट्स बेटर क्योंकि लिखने के बाद जल्दी से समझ में आ जाएगा. देखो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आता है PA नॉट माइनस PA. दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट एंड दिस इज वेपर
प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। देखो सोल्यूशन सॉल्वेंट का नेचुरली ज़्यादा ही होगा, जब इसमें अंदर आप सोल्यूट नॉन वोलेटाइल डालते हो तो कम हो जाता है, तो लोअरिंग आया। अब इसके बदले में हम लिखेंगे पी ए नॉट माइनस, इसके बदले में क्या लिखेंगे, पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स ए। इसमें से आप कॉमन निकालिए, पी ए नॉट ए, यहाँ पे आएगा 1 माइनस एक्स ए, ये हमारा है पी ए नॉट माइनस पी ए। अब हम ले लेते हैं पी ए नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए। आपको पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट जो होता है, समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल सोल्यूट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो मैं यहाँ पे एक्स बी लिख सकती हूँ, इसके बदले में 1 माइनस एक्स ए के बदले में। सो आई राइट डाउन हियर पी ए नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स पी, राइट। तो यही चीज़ यहाँ पे भी आपको दिखाई है, देख लीजिए, पी ए नॉट ए पी ए, और यहाँ पे मैं लेके आई 1 माइनस एक्स ए एक्स पी, जहाँ पे एक्स पी है मोल फ्रैक्शन ऑफ द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, और ये जो एक्स ए था देख लीजिए, तो यहाँ पे इस सॉल्वेंट का है और यहाँ पे आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है। तो देख लीजिए दिस इज एक्स बी इज इक्वल टू पी ए नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट। तो यहाँ पे ए हो गया रॉल्स लॉ व्हेन जब सोल्यूट इज नॉन वोलेटाइल। तो रॉल्स लॉ के हिसाब से हमने देखा था लोअरिंग इन वेपर, जैसे वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, जैसे यहाँ पे हमने देखा मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, जैसे एक्स से दिया था हमने, राइट। लेकिन जब आप लोअरिंग का देखते हो तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर यहाँ पे आप देखेंगे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट। तो इस तरह से एक्सप्रेशन 2 मार्क्स के लिए आपको पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक एग्जाम्पल है, 18 ग्राम ग्लूकोज, आपका 18 ग्राम ग्लूकोज है, फॉर्मूला दिया है ग्लूकोज का C6H12O6, जब डिजॉल्व किया जाता है 1 kg ऑफ वाटर, 1 kg पानी में, एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉइल्स एट 1.103 बार। बिल्कुल सिंपल है, क्वेश्चन को अगर समझना है तो भाई बिल्कुल सिंपल तरीके से हम देखेंगे कि आपका यहाँ पे एक ग्लूकोज का दिया है 18 ग्राम, जो सोल्यूट है आपका 18 ग्राम सोल्यूट जो ग्लूकोज है उसको 1 लीटर पानी, मतलब ग्लूकोज सोल्यूट है, वाटर आपका सॉल्वेंट है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो WA मास ऑफ द सॉल्वेंट कितना दिया है 1 kg, कितना है 1000 ग्राम, एंड दिस इज WB मास ऑफ द ग्लूकोज दैट इज सोल्यूट, कितना दिया है 18 ग्राम। अब WA WB हो गया, अब हमें MA और MB मीन्स मॉलिकुलर मास ऑफ द ग्लूकोज, आपको पता ही है 180 ग्राम आएगा, क्योंकि C6H12O6 से हम 180 निकाल सकते हैं। C6H, इससे आप देख लो कैसे निकालेंगे, 180 कैसे आता है, C6H12O6, इसका मॉलिकुलर मास निकालने के लिए 6 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 प्लस 12 मल्टीप्लाई हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, 6 मल्टीप्लाई ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, एंड दिस इज 72 प्लस 12 प्लस आप देखते हो 96, and if you plus all these things you find that here 10 1 carry on 180 gram per mole. This is molecular mass of glucose. तो देख लीजिए MB आ गया। अब 18 ग्राम ग्लूकोज आप 1 लीटर पानी में डालते हो, 1 kg पानी में डालते हो, तो आपको देखना है कि कितने टेम्परेचर पे पानी आपका बॉईल होगा, मतलब प्रेशर दिया है उन्होंने कितना 1.103 बार, और KB भी दिया है, वो भी आपको नज़र आए, आगे ज़रूरत पड़ेगी उसको भी हम देखेंगे। तो हमें क्या ढूंढना है वो पहले हमें समझ में आना चाहिए कि कौन से टेम्परेचर पे बॉईल होगा एट दिस वन, मीन्स डेल्टा TB जो हमारा है इज़ डायरेक्टली यू नो दैट इज इक्वल टू KB इंटू स्मॉल m मोलैलिटी, राइट। तो यहाँ पे दिस इज TB, आप देख लीजिए कि दिस इज चेंज इन बॉइलिंग टेम्परेचर, जिससे दिया है यहाँ पे डेल्टा TB इज क्या होता है हमारा, डेल्टा TB हमारा आएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर,
दैट इज सॉल्वेंट, राइट। ये हमारा आएगा डेल्टा टी बी, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट जैसे आएगा यहाँ पे, तो हम उसको डेल्टा टी बी कैसे निकालेंगे, टी बी माइनस टी बी नॉट, राइट। तो हमें यहाँ पे निकालना है, कैसे निकालना है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन निकालना है कि भाई पहले सिर्फ पानी था, आपको पता ही है, उसका आएगा 100 डिग्री सेल्सियस, दैट इज़ 273.15 केल्विन, राइट, आपको पता ही है, ये उसका बॉइलिंग पॉइंट है। लेकिन उसमें जब 18 ग्राम आप ग्लूकोज डालते हो, तो डालने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा, मतलब इस बार पे, मतलब 1.1 बार पे आपका कौन से टेम्परेचर पे वो सॉल्यूशन बॉईल होना शुरू करेगा, मीन्स टीबी ही निकालना है हमें। तो टीबी निकालने के लिए हमें यहाँ पे हमारे पास फार्मूला है, क्या फार्मूला है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, आपको पता ही है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हमारा एक्सप्रेशन है, राइट, जो हमने अभी जिसमें पढ़ी है हमने, तो वहाँ पे हमारे पास है डेल्टा टी बी दैट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू के बी इंटू स्मॉल एम, एम इज़ द मोलैलिटी, तो के बी हमारा वाटर के लिए भी दिया है, इंटू हाउ मोलैलिटी इज हियर, मोलैलिटी इज नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द सोल्यूट इन व्हाट 1 kg ऑफ वाटर, राइट। तो हम यहाँ पे देखेंगे जितना भी दिया है हमें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट इज इक्वल टू WB बाई MB अपॉन, इससे हमारा दिया है मास ऑफ द सॉल्वेंट इन kg, तो मास ऑफ द सॉल्वेंट दिया है उन्होंने यहाँ पे कितना है, दैट इज़ 1000 ग्राम इन kg है, तो हमें इसको डिवाइडेड 1000 से करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए WB कितना है 18 और उसका MB दिया है 180, तो यहाँ से हमारा जो फैक्टर निकलता है कैलकुलेट करके 0.052 kb, डेल्टा टीबी निकला। और डेल्टा टीबी मतलब हमारा चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट में आता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। अब हमें टीबी निकालना, तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो डेल्टा टीबी हमारा 0.052 आया, और ये पानी का दिया है 100 डिग्री प्लस, मतलब आपको पता है 273.15 प्लस करो 373.15, मैंने शायद पहले 273.15 बोला, सॉरी, लेकिन वो 100 डिग्री सेल्सियस का केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 100 प्लस 273.15 हमें ऐड करना पड़ेगा डिग्री से केल्विन में, तो इस तरह से हमारा आएगा, दैट वन इज 273.203 केल्विन। तो इस तरह से 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाए तो पहले जो जो चीज़ें दी गई है उसको पहले ठीक से लिख लो, लिखने के बाद आपको उस पर से आइडिया आ जाता है कि हमें कौन सा फार्मूला यहाँ पे यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, राइट, ये हमारे यहाँ पे हमें ये प्रॉपर्टी यूज़ की, राइट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, राइट, बाय एडिंग सोल्यूट, राइट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने के बाद जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज़ की और उसकी मदद से हमने ये फार्मूला यूज़ किया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ मैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 9, अब आता है क्वेश्चन नंबर 10। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। वेरी सिंपल, 2 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाता है। क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, 10 नंबर का क्वेश्चन दिया है। हाउ इज वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट अफेक्टेड व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज डिजॉल्व इन इट, कि भाई आपका जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्वेंट का, वो कैसे अफेक्ट होता है जब उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डिजॉल्व करते हैं। आप सॉल्वेंट लिया, उसके अंदर सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स आएंगे, नेचुरली जब आप उसमें नॉन वोलेटाइल वाला सोल्यूट ऐड करते हो तो उसका वेपर प्रेशर कैसे अफेक्ट होता है। तो जब when a non-volatile solute is added to solvent, vapor pressure of the solution decreases because surface molecule consists of both solute and solvent molecules, due to which escaping tendency of solvent molecule into vapor decreases। बिल्कुल सिंपल लॉजिक दिया है, अगर इसको आपको समझना है तो मैं आपको एक सिंपल चीज़ बता देती हूँ। चलो भाई, मैंने यहाँ पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स लिए हैं, चलो मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर अभी सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स है, सॉल्वेंट नेचुरली एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स है। तो जब ये आपके यहाँ पे उसके जो सॉल्वेंट है, तो नेचुरली इसमें से जब ये सॉल्वेंट
लिक्विड से वेपर्स फॉर्म में जा रहे तो उसके वेपर्स भी ऊपर हैं, राइट। लेकिन जब इसके अंदर मैं नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डाल देती हूँ, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट उसके अंदर डाल दूंगी। अब प्योर जब सॉल्वेंट था तो इसकी वजह से यहाँ पे जो उसके वेपर्स थे बाहर, बिकॉज ऑफ द रूम टेम्परेचर और वॉट एवर दैट, सम मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉल्वेंट नाउ जस्ट गो टू इनटू वेपर स्टेज, और उस वेपर फेज की वजह से इसके ऊपर कुछ वेपर प्रेशर क्रिएट हुआ था। अब इसमें जब मैंने नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डाला तो नेचुरली डालने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे अब सरफेस के ऊपर जो सॉल्वेंट है इसके ऊपर अब दो तरह के मॉलिक्यूल आ गए। एक आ गया आपका सॉल्वेंट, दूसरा आ गया आपका सोल्यूट। ये दो तरह के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आ गए। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये तो नॉन वोलाटाइल है, मतलब ये आपका इस टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर में क्या उसका वेपर में कन्वर्शन नहीं होगा, राइट। तो वेपर ज़्यादा किसकी जाएगी, सॉल्वेंट की ही जाएगी, वहाँ पे ऊपर जा रहा है वो, राइट। लेकिन अब जहाँ पे पहले सिर्फ सॉल्वेंट अकेला था तो बहुत सारे मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के ही सभी थे, लेकिन अब सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट आ गया। तो इसी वजह से यहाँ पे उन्होंने दिया है कि जब आप नॉन वोलाटाइल सोल्यूट उसके अंदर डालते हो तो क्या होता है, उस सॉल्यूशन का जो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट है, दो चीज़ें बन गई, इन दोनों से नेचुरली एक सॉल्यूशन बनेगा, राइट। तो जब आप नॉन वोलाटाइल सोल्यूट उस सॉल्वेंट में डालते हो तो वेपर प्रेशर उस सॉल्यूशन का क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि यहाँ पे जो सरफेस पे जो है इसमें दोनों आएंगे, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, उसकी वजह से जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की एस्केप करने की टेंडेंसी है वो कम हो जाती है। देखा मैंने यहाँ पे बोला पहले सॉल्वेंट था तो नेचुरली वो इवापोरेट हो जा रहा था, लेकिन प्लस नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आने की वजह से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स वहाँ से एक्सेप्ट नहीं हो पा रहे हैं, कम मात्रा में हो रहे हैं, इसलिए उसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, मतलब कम वेपर्स प्रोड्यूस हो रही है, और वो कम वेपर की वजह से उस सॉल्यूशन के ऊपर जो प्रेशर आ रहा है वो कम मॉलिक्यूल की वजह से कम आ रहा है, और इसीलिए उसकी वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया। आपको पता ही वेपर प्रेशर मतलब क्या होता है, वॉट एवर दैट वेपर्स आर जस्ट अबव दैट सॉल्यूशंस जिसके ऊपर होती है, एंड दैट वेपर्स नाउ क्रिएट सम प्रेशर ऑन दिस सॉल्यूशंस, राइट। इसकी वजह से जो आता है वो वेपर प्रेशर होता है। पहले सिर्फ अकेला सॉल्वेंट था तो जो वॉट एवर वेपर प्रेशर इट इज ओके गुड, बट नाउ वेन एवर यू आर एडिंग नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, what will happen, the number of the molecules which are at the surface, suppose at the starting 50 molecules are there, because of non-volatile now there are some 25% 25 आपके molecule suppose solvent के आ गए और 25 आपके solute के आ गए, तो नेचुरली इसमें से जो आपके molecules ऊपर एक्सेप्ट हो रहे थे वो कम हो गए, तो नेचुरली कम हो गए, लिक्विड में से वेपर में जाने वाले कम हो गए, तो नेचुरली इसकी वजह से जो क्रिएट होगा वेपर्स वो भी कम होगा। इसका मतलब ओवरऑल सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, राइट। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग भी है, और 2 मार्क्स के लिए आपको पूछा जा सकता है। आंसर आपको 3-4 लाइन में ठीक से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का, देख लीजिए क्या क्वेश्चन है। ए सॉल्यूशन, एक एग्जाम्पल ही आपका, एक सॉल्यूशन है दैट इज प्रिपेयर बाय डिजोल्विंग 10 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन 200 ग्राम ऑफ वाटर. It has vapor pressure of 31.81 mm mercury at 308 Kelvin. Calculate the molar mass of solute. आपको प्योर वाटर का वेपर प्रेशर दिया है 32 mm mercury. बहुत सारी चीज़ें देख के बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या 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 दिया है, कैसे करेंगे। तो बिल्कुल दिमाग शांत रखे, जो जो चीज़ें दी है वो गिवन फॉर्म में पहले लिख डालो। ये सबसे पहला अच्छा इंप्रेशन आपका एग्जाम्पल का होगा, राइट। तो आप पहले लिख लीजिए, आपको दिया है 10 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, 10 ग्राम दिया है, मीन्स WB मास ऑफ द सोल्यूट 10 ग्राम, कितने में है 200 ग्राम पानी का WA, चलो ठीक है। MA मास ऑफ द, आपको पता ही है सॉल्वेंट, MA मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर दिया है वो 18 ग्राम है, और हमें मोलर मास सोल्यूट का निकालना है, MB हमें पता नहीं, और ऊपर 2 चीज़ें दी है। क्या दी है हमें, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, देखो यहाँ पे प्योर वाटर का भी दिया है आपको, कितना है 32 mm मर्क्यूरी, प्योर वाटर का दे दिया है, और सॉल्यूशन का जो है 10 ग्राम सोल्यूट
200 डालने के बाद उसका वेपर प्रेशर मतलब सॉल्यूशन का दिया है PA कितना है 31.84 mm। मतलब क्वेश्चन भी हमें समझ में आना चाहिए, तभी हम ये चीज़ें लिख पाएंगे। पूरा दिया हुआ है आपको, WA WB MA MB समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। WA मीन्स यू नो दैट इट इज़ अ मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। WA हो गया। WB मीन्स मोलर WA means mass in gram of the solvent and WB is the mass of solute in gram। और MA और MB का मतलब, MA मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, MB मतलब मोलर मास ऑफ सोल्यूट। और PA नॉट आपको पता ही है, दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, दोनों चीज़ें थी तो आपको पता ही है। इट इज़ अ you know that one, it is a lowering in vapor pressure, हमें पता है रॉड्स लॉ के हिसाब से, हमने इसका एक्सप्रेशन भी स्टार्टिंग में देखा, दैट lowering in vapor pressure is directly proportional to mole fraction of the solute। तो PA नॉट माइनस PA अपॉन PA नॉट इज इक्वल टू XB। सभी चीज़ें यहाँ पे क्वांटिटी डाल दो। XB मीन्स मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन, देख लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द दैट वन, Na प्लस NB, मतलब सोलवेंट प्लस सॉल्यूट, लेकिन सॉल्वेंट ज़्यादा है इसलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए Na प्लस NB के जगह पे हम लेते हैं सिर्फ क्या Na। तो NB बाय Na, दिस इज नंबर मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन में आ गया तो WB बाई MB अपॉन WA बाय MA। सब चीज़ें हमें दी गई हैं, हमें सिर्फ उसके अंदर डालना है। आप देख लीजिए यहाँ पे डाल दिया मैंने क्वांटिटी 32 माइनस 31.82 डिवाइडेड 32, और यहाँ पे आपका दिया है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन किया 0.30 डिवाइडेड 32। अब यहाँ पे इस 10 वैल्यू है, दी है आपको 10, उसके बाद MB का दिया निकालना है, इनटू इसको उल्टा कर देंगे, MA ऊपर आ जाएगा, MA हमारा 18 है और 200 ग्राम दिया है। चलो 180 दोनों को मल्टीप्लाई किया 200 MB। अब ये जो चीज़ हमें चाहिए इसको इधर लेके आओ और इसको नीचे लेके आओ, तो 200 MB 32 इधर चला गया, 180 मल्टीप्लाई 32 राइट, 180 मल्टीप्लाई 32 ये इधर चला गया और ये डिवाइडेड 0.16। तो देख लीजिए ये 200 भी नीचे के लेके आए, 100 कट। इस सब चीज़ें सॉल्व करने के बाद ये आपको आना भी चाहिए, क्योंकि वह तब वहाँ पे कैल्सी वगैरह यूज़ नहीं होता है, तब हमें बहुत सारे बच्चों को इसमें तकलीफ होती है। तो 0.16 है तो इसको 16 डिवाइडेड 100 कर दो तो 100 ऊपर चला जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे 100 मैंने ऊपर कर दिया, तो 16 2 जार आ गया ये राइट, और ये 20 आपका है 5 जार, तो 18 मल्टीप्लाई 10 दैट इज़ 180 ग्राम पर मोल। तो ये हो गया हमारा 2 मार्क्स के लिए इतना। तो इसका यूनिट लिखना ज़रूरी है। तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट दैट इज इक्वल टू व्हाट 180 ग्राम पर मोल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का, देख लीजिए क्या है क्वेश्चन। दैट क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। गिव टू रीजन्स फॉर मेजरमेंट ऑफ molecular masses of polymer by determine osmotic pressures not by measuring other qualitative properties। हमें दो ऐसे रीज़न देने हैं फॉर मेजरमेंट ऑफ मॉलिकुलर मासेस ऑफ पॉलीमर्स, जो पॉलीमर्स के हम मॉलिकुलर मासेस मेजरमेंट करते हैं उनका ऑस्मोटिक प्रेशर डिटरमाइन करके, ना कि उनकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज करके। हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की वजह से पॉलीमर्स के मॉलिकुलर मासेस नहीं निकालते, हम उसका ऑस्मोटिक प्रेशर की मेजरमेंट से निकालते हैं। क्यों भाई, क्यों ऑस्मोटिक प्रॉपर्टी का हम यूज़ नहीं करते? जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है राइट, तो इन प्रॉपर्टीज़ का हम यूज़ क्यों नहीं करते फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द मासेस ऑफ पॉलीमर्स? इसके बदले में हम ऑस्मोटिक प्रेशर का क्यों यूज़ करते हैं? तो इसके दो रीज़न हैं, दिए हैं यहाँ पे। By osmotic pressure determining method, molecular masses of polymer can be measured at room temperature। क्योंकि हम रूम टेम्परेचर पे भी हम उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर्स की मेथड से उसका मॉलिकुलर मास निकालते हैं पॉलीमर का,
तो वो रूम टेम्परेचर पे भी हम उसका मेजरमेंट कर सकते हैं, हमें ज़रूरी नहीं उसके लिए कोई दूसरा टेम्परेचर अरेंज करने की। और इसकी वैल्यू एप्रिसिएबल वैल्यू होती है और उसका एक्यूरेसी भी अच्छा रहता है और हमें अच्छा वैल्यू मिलता है। तो दीज आर द 2 रीजन्स, हमें इसकी वजह से ये चीज़ हमें करनी है। क्यों हम ऑस्मैटिक प्रेशर मेथड यूज़ करते पॉलीमर्स का मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए? तो 2 रीज़न। पहला रीज़न कि ऑस्मैटिक प्रेशर डिटरमाइनिंग मेथड जो है मॉलिक्यूलर मास पॉलीमर के हम मेजर कर सकते हैं, रूम टेम्परेचर में भी मेजर किया जा सकता है। दूसरा उसका एप्रिसिएबल वैल्यू होता है, मतलब ज़्यादा एक्यूरेसी होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का, देख लीजिए क्या है। ये थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन ये बहुत आपके लिए यूज़फुल है, क्योंकि ऐसे भी 12th के स्टूडेंट्स को स्टडी में थोड़ी सी मैच्योरिटी है, तो उनका बैठने का स्टेमिना भी ज़्यादा है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी क्वेश्चंस इसमें कवर करना चाह रही हूँ। जो बच्चे अभी 11th में से 12th में आए हैं तो नेचुरली उन्होंने अपना स्टडी शुरू कर दिया होगा, तो उन बच्चों के लिए है मैं जल्दी से जल्दी इस फर्स्ट चैप्टर का मैक्सिमम चीज़ें इसमें से डालने चाहूँगी। तो देख लीजिए 13 नंबर का आपका क्वेश्चन है, क्या है देख लीजिए। 200 cm³ ऑफ और 200 ml of an aqueous solution of protein contain 1.26 ग्राम of the protein। भाई इसमें इतना एक्वस सॉल्यूशन है प्रोटीन का, उसमें 1.26 ग्राम आपका प्रोटीन है। द ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ सच ए सोल्यूशन एट 300 केल्विन इज फाउंड टू बी 2.57 × 10⁻³ बार। कैलकुलेट मोलर मास ऑफ द प्रोटीन। क्वेश्चन को पहले समझ लो कि एक एक्वस सॉल्यूशन दिया है और उस एक्वस सॉल्यूशन की क्वांटिटी है लगभग 200 ml, बराबर है, मीन्स 0.2 लीटर। इतना आपका एक्वस सॉल्यूशन है प्रोटीन का है, जिसके अंदर उसका सोल्यूट है 1.26 ग्राम। प्रोटीन आपका यहाँ पे सोल्यूट है। तो आपको ऐसे सॉल्यूशन का ऑस्मैटिक प्रेशर ऑफ सच ए सॉल्यूशन एट इज फाउंड, कितना है ऑस्मैटिक प्रेशर दिया है उन्होंने, पाई की वैल्यू 2.5 × 10⁻³ बार ऑस्मैटिक प्रेशर की वैल्यू दी है। तो हमें प्रोटीन का मतलब हमें निकालना है यहाँ पे WB निकालना है, सॉरी हियर वी हैव टू फाइंड आउट द मोलर मास निकालना है हमें, MB ऑफ प्रोटीन निकालना है। तो हमारे पास फार्मूला है, या जो चीज़ें पहले दी गई लिख लो। वॉल्यूम कितना दिया है उन्होंने 200 cm³ दैट इज 0.2 लीटर। मास ऑफ द सोल्यूट दिया है प्रोटीन का 1.26 ग्राम। उसके बाद ऑस्मैटिक प्रेशर दिया है 2.57 × 10⁻³ बार। आर की वैल्यू हमें पता है, गैस कांस्टेंट 0.083 लीटर बार पर मोल केल्विन। हमें ये वैल्यू यूज़ करनी है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो बार दिया है, जो जिस तरह का हमारे पास है उस तरह की हमें आर की वैल्यू यूज़ करनी है। ऊपर आप देख लीजिए ऑस्मैटिक प्रेशर बार है, केल्विन है, तो इस हिसाब से मोल भी है, तो इस हिसाब से हमें लीटर बार वाली वैल्यू यूज़ करेंगे। टेम्परेचर 300। क्यों ये ज़रूरत है? क्योंकि हमारे पास ऑस्मैटिक प्रेशर इज इक्वल टू CRT। ओके, अब यहाँ पे C का मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज आपका मोलैलिटी दिया है आपको, कितना है मोलर आपका, C इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स राइट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ मोल्स MB, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। पाई V को इस साइड लेके आइए आप, V को इधर, और NB का मतलब है WB अपॉन MB, हमें पता ही है, और RT। चलो हमें जो ढूंढना है MB को इधर लेके आओ, पाई को नीचे लेके आओ। ठीक है, अब वैल्यू डाल देनी हमें। WB की वैल्यू है 1.26, हमने अब ऊपर ही देखी। R की वैल्यू है 0.083, T का वैल्यू 300 केल्विन, पाई का वैल्यू 2.57 × 10⁻³ और V का वैल्यू है 0.2 लीटर। ठीक है, सब इन सब का मल्टीप्लाई करने के बाद और ये सब चीज़ें करने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा। अब इस सब चीज़ों के लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए, क्योंकि ये कैसे करेंगे। अभी कैल्सी का आप बोलोगे कि मैम हम तो बोर्ड के एग्ज़ाम नहीं, अभी घर पे तो डायरेक्ट कैल्सी से कर लेते हैं, और नहीं, मत करो ऐसा। अभी से ही आप जब
मल्टीप्लिकेशन करके, टेबल्स वगैरह जल्दी से लर्न करके फटाफट उसका फास्ट करो कैलकुलेशन, तो इन सभी चीज़ों के लिए आपको बहुत ही फास्टली ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। जैसे इन दोनों में से कुछ कट हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इन दोनों से जितनी वैल्यू कम कर सकते हो कर दो, फिर बाद में डिवीज़न करो। और ये चीज़ें आपकी बहुत फास्ट होनी चाहिए। ये आपका दिया है और इसको 10⁻³ आया तो इसको कर दिया 61038 ग्राम पर मोल। दिस इज़ योर पॉलीमर्स दिया है, बड़ा प्रोटीन है, पॉलीमर है और उसका मॉलिक्यूलर मास भी ज़्यादा आएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का, देख लीजिए क्या है क्वेश्चन। 14 नंबर का क्वेश्चन है फॉर 5% सोल्यूशन ऑफ यूरिया, 5% सोल्यूशन यूरिया का है, इसका मॉलिक्यूलर मास, यूरिया का फॉर्मूला आपको पता ही है NH2CONH2, उसका मोलर मास है 16 ग्राम पर मोल। कैलकुलेट द ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ इट एट 300 केल्विन। ठीक है, आर की वैल्यू भी आपको दे दी है। देख लीजिए कैसे करेंगे हम। जो जो चीज़ें दी है पहले समझ लो। पाई यहाँ पे उन्होंने, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन पहले लिखना चाहिए आपको जो जो चीज़ें दी है। जैसे आपको दिया है ऑस्मेटिक प्रेशर पाई, राइट। उसके बाद आपको मोलर मास यूरिया का दिया है, राइट। दैट वन WB आपको दिया है, राइट। फिर उसके बाद आपको निकालना क्या है, यू हैव टू कैलकुलेट ऑस्मेटिक प्रेशर, पाई निकालना है, राइट। और इस हिसाब से आप पाई = CRT, C का मतलब है आपका मोलैरिटी यहाँ पे दिया है, तो आप लिखोगे N/V, राइट। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप देख लीजिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम 100 ml ले लेते हैं, ठीक है। तो लीटर में देखेंगे 100, 5% है, नाइट, तो 100 वॉल्यूम इन लीटर, तो 100/1000 दैट इज 0.1 लीटर। तो पाई = आपका जो आता है, देख लीजिए यहाँ पे 5% दिया है आपको, राइट। तो कैसे करेंगे थोड़ा सा देख लो। 5% है मीन्स यू हैव टू राइट डाउन हियर, आर की वैल्यू 0.083, टी की वैल्यू 300 केल्विन। अब आता है आपका N/V, N का मतलब दिया है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट, तो वो 5 है आपका, 5% मीन्स 5 ग्राम इन 100, 5/60 आपका दिया है 5% ऑफ द सॉल्यूशन, राइट। तो यहाँ पे आप करोगे, दिस वन इज योर 5%, तो आप इसमें निकालोगे, देखो NB = दिया है आपको 5/60, ओके, एक हो गया। उसके बाद वॉल्यूम दिया है 0.1, 0.1 कैसे आया मैंने ऊपर दिया। नाउ आफ्टर कैलकुलेटिंग ऑल दिस थिंग्स यू फाइंड दैट, कैलकुलेशन करने का भी एक तरीका होता है कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कैसे करें, ऊपर का सबका मल्टीप्लाई कर दे नीचे का कर दे, ऐसा मत करो। जितनी वैल्यू आप लोअर ला सकते हो, तो इसलिए यहाँ पे आप देख लीजिए 65,000 यहाँ पे फटाफट हो गया। चलो ये मतलब 60 कट हो गया तो कम नीचे होगा। अब ऊपर का सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, 5 × 5 25 और ये दोनों का बराबर है। तो इस तरह से आप 6 कर सकते हो। ये 0.1 है तो ऊपर जाके 10 हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया। 0.1 मीन्स 1/10, तो ऊपर जाके 10 हो गया। अब इन दोनों का 250 मल्टीप्लाई A, इसको भी मैं 10⁻³ कर देती हूँ, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। 10⁻³ था तो आप देखोगे यहाँ पे लाके 20.25 ATM आ गया ऑस्मेटिक प्रेशर। तो ये चीज़ थोड़ा सा, कैलकुलेशन इज़ वेरी सिंपल, लेकिन बच्चे बहुत सारी सिली मिस्टेक क्या करते हैं कि क्वेश्चन को समझ नहीं लेते। जैसे यहाँ पे 5% सोल्यूशन ऑफ यूरिया दिया है, इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स जैसे आपको देखते हो सोल्यूट के है, तो मास WB, मास कितना दिया है 5% मतलब 5 ग्राम 100 ग्राम में, बराबर है। तो 5 ग्राम है, WB कितना आएगा, मास ऑफ द सोल्यूट 5 आएगा, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ द दिया है सोल्यूट 60। तो ये वाला बच्चों को समझ में नहीं आता, तो हम वॉल्यूम सॉल्यूशन का 100 ml ले लेते हैं, क्योंकि 5% मतलब 100 ml में ही लिया जाता है। तो अब उसको लीटर में लेना है, तो वॉल्यूम लीटर में लाने के लिए 100/1000 दैट इज 0.1 लीटर। ये समझना जरूरी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वीडियो लंबी होने वाली है, लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें से लगभग 17 जितने मैंने यहाँ पे डिस्कस किए, और 3 है और डिस्कस कर देती हूँ, और आपको ये हेल्पफुल रहेगा। एन इलेक्ट्रोलाइट AB is 50% आयोनाइज इन एक्वस सोल्यूशन। एक इलेक्ट्रोलाइट है जो 50% आयोनाइज होगा एक्वस सोल्यूशन में। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन। आपको उसका फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है
1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन का। मतलब यहाँ पे देख लीजिए एक इलेक्ट्रोलाइट 50% आयोनाइज हुआ है, उसको डाला तो 50% आयोनाइज हो गया, कि 50% वैसा ही रहे, मतलब A प्लस बी माइनस होगा तो 50% हुआ, बाकी 50% AB ही रहेगा एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो बनना है कितने, 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन का। तो पहले जो जो चीज़ें दी है उसको देख लो। अल्फा दिया है 50% है, मतलब 0.5 बराबर है 85%। एन आपको यहाँ पे दिया है उन्होंने, हाउ मेनी दैट वन, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, दैट इज एन कितने दिए हैं, दिस यू फाइंड दैट हियर द वैल्यू ऑफ दैट वन इज एन इज इक्वल टू 2। 50% हुआ है तो 2। अल्फा इज इक्वल टू, हमारे पास इक्वेशन है I-1 बाय n-1। तो देख लीजिए हम I की वैल्यू वाट ऑफ फैक्टर निकालते हैं, यहाँ पे कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे 50% आयोनाइज हुआ है तो नेचुरली आपका अल्फा 0.5, यहाँ पे आपके जो है दैट इज नंबर ऑफ मोल्स कितने, n इज इक्वल टू 2 आएंगे। अल्फा बराबर आएगा आपका I-1 अपॉन n-1, वैल्यू डाल दो इसमें, अल्फा की वैल्यू 0.5, I-1 और 2-1, तो नेचुरली यहाँ पे 1 ही रहेगा और ये 0.5 है, उसमें ये 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, I की वैल्यू आई 1.5। हमारे पास है चेन इन फ्रीजिंग पॉइंट, देख लीजिए राइट। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू IKF इंटू मोलैलिटी। I का वैल्यू आ गया 1.5, KF का वैल्यू उन्होंने दिया ही है 1.86, M का वैल्यू 1 मोलर सोल्यूशन है, निकाल लो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 2.79 केल्विन ए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन निकालने, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट आया, कितना है 2.79। हमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन निकालना है, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास है डेल्टा TF इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, दैट इज आप बोल सकते हो TF है हमारे पास। तो TF निकालने के लिए हमारे पास कैसे करेंगे हम, यू फाइंड दैट हियर TF नॉट माइनस TF इज इक्वल टू डेल्टा TF। ये फॉर्मूला एक और है, यहाँ पे हमें लिखना चाहिए था, क्या है, डेल्टा TF इज इक्वल टू TF नॉट माइनस TF, ठीक है, मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो अब इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ और इसको इधर लेके आओ, ठीक है। मीन्स देख लीजिए आपको फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट दिया है वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस आता है 273 केल्विन, माइनस डेल्टा TF कितना 2.79 और आया 270.21 केल्विन, दिस इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ TF दैट इज सोल्यूशन। तो ये 2 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाएगा, तो ये आपको आना चाहिए। अब इसके बाद 2 क्वेश्चन हैं, थोड़े बड़े हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लीजिए आपका अभी इसके बाद का 16 नंबर का क्वेश्चन है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज, बॉइलिंग पॉइंट दिया है बेंजीन का 253.23 केल्विन, 253.23 केल्विन है बॉइलिंग पॉइंट बेंजीन का। जब 1.80 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट वाज डिसॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, द बॉइलिंग पॉइंट इज रेज्ड टू 354.11 केल्विन। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट फॉर बेंजीन, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट एंड KBB वैल्यू उन्होंने दी है। क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सिंपल है कि भाई एक बेंजीन है जो सॉल्वेंट है, उसके अंदर एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला जाता है। जो बेंजीन का ओरिजिन अगर सॉल्वेंट लेते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट है 253.23 केल्विन, लेकिन जब इसके अंदर सॉल्वेंट डालेंगे तो नेचुरली सॉल्वेंट के अंदर जब सोल्यूट डालेंगे, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से सॉल्यूशन बनेगा, तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट रेज हो जाता है कितना 354.11, ठीक है, दिस इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो हमें मोलर मास सोल्यूट का निकालना है और KB वैल्यू जो दी है उन्होंने वो ब्रैकेट में है। चलो पहले जो जो चीज़ें दी लिख लेते हैं। दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट,
टी बी नॉट दिया है बेंजीन का। फिर हमें जो सोल्यूट डाला, मास ऑफ द सॉल्वेंट, मास ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम WB 1.80, मास ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम जो आपका बेंजीन है वो 90 ग्राम दिया है। अब हमें क्या करना है, डेल्टा TB बराबर हमें पता है चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू TB माइनस TB नॉट। तो हमारा ए सॉल्यूशन का है, ए सॉल्वेंट का है, दोनों का माइनस करो, डेल्टा TB की वैल्यू मिल जाएगी। KB भी दिया है, तो हमारे पास है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, राइट। सो KB इंटू मोलैलिटी 0.88 KB की वैल्यू दी है। मोलैलिटी इज WB/MA, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या देते हैं, मास ऑफ द सॉल्वेंट इन kg, ठीक है। तो देख लीजिए 2.53, WB 1.80 और MB निकालना है, और हमारा मास ऑफ द सॉल्वेंट दिया है 90, वो ग्राम में है, उसको kg में करने के लिए डिवाइडेड 1000 था, ऊपर जा गया, ठीक है। अब देख लीजिए क्या क्या चीज़ें कर सकते, MB इधर लेके आओ और 0.88 नीचे लेके आओ, तो 90 में से और एक कट कर दो, तो आप इस सब पूरा कैलकुलेशन देख लीजिए कैसे किया है। 2.53 है, तो उसको मैंने क्या किया, डिवाइडेड 100 कर दिया, और इधर एक जीरो, इसका कट, इसका जीरो कट, तो ये 100 और इसका 253 डिवाइडेड 100 कट हो गया, तो सिर्फ बचा 253, और यहाँ पे बचा 180 है, उसको भी 100 मैंने नीचे कर दिया, तो कट हो जाएगा। लेकिन अब जो बचा है यहाँ पे देख लीजिए, तो क्या होगा, 253 डिवाइडेड 90, तो इसका 100 और इसका 100 दोनों का कट हो गया, 180, इसका भी 100 था और इसका भी 100 था, दोनों का कट हो गया, 100 चला गया, इधर दोनों के 100 कट हो गए, तो ये सब चीज़ें होल नंबर में आ गई। 9 to 20 इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, डिवाइडेड 80, उसको रिड्यूस करो जितना कम कर सकते, देखो 2 से किया, 44, ये भी 2 से, इसको भी डिवाइडेड 2 से करो, या फिर डायरेक्टली डिवाइड कर दो, तो आपका आएगा लगभग 57.5। अगर आप देख रहे हो, इसको डिवाइड करो, देख लीजिए, इसको जितना आया उसको रिड्यूस करते जाओ। आप डायरेक्टली 4 से भी कर सकते हो, 4 2 जार, 4 2 जार, 4 1 जार, फिर उसके बाद 4 2 जार 10, आपके 2 बचे, 4 6 जार 24, 4 5 जार, तो ऊपर ए आया, ए 22 से डिवाइड करके उसका ए आता है 57.5 ग्राम पर मोल MB आ गया। और एक लास्ट प्रॉब्लम है आपका 17 नंबर का, देख लेते हैं, वो भी आपका फिर खत्म हो जाएगा। व्हाट इज दैट वन, जस्ट हियर ए 1.0 मोलर एक्वस सॉल्यूशन दिया है, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड is heated to its boiling point 100.18 degrees Celsius. Determine what's of factor for trichloroacetic acid and उसकी KB वैल्यू दी है। बिल्कुल छोटा प्रॉब्लम है, लेकिन पहले उसको समझ लेना है, क्या क्या चीज़ें दी हैं उसको दे दो। आपको यहाँ पे मोलैलिटी दे दी है उन्होंने, कितनी है आपकी दी है, 1 मोलैलिटी का सॉल्यूशन है, उसके अंदर आप उसको बॉइलिंग पॉइंट में हीट कर रहे हो, इज हीटेड टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट आपका दिया है, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट दिया है लगभग आपका सॉल्यूशन का 100.18, तो आप इसमें से डेल्टा TB निकाल सकते हो। डेल्टा TB ऑब्जर्व इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, तो ये डिग्री सेल्सियस में ही रहने दो, 0.18 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा TB कैलकुलेटेड करेंगे, ऑब्जर्व आ गया, कैलकुलेटेड करेंगे, KB इंटू M, KB दिया है आपको 0.5, ऊपर वैल्यू KB की दी है, और मोलैलिटी 1, तो इतना आता है, ठीक है, केल्विन में। अब यहाँ पे दिया है आपको जो भी चीज़ें आपको दी हैं, I इज इक्वल टू डेल्टा TB ऑब्जर्व डिवाइडेड कैलकुलेटेड, तो देख लीजिए 0.180 आ रहा है हमारा, और 0.512 आ रहा है, तो इसको हम देख लेते हैं, इसको रिड्यूस करके आते हैं, तो लगभग I फैक्टर हमारा आता है लगभग 0.35, ये हमारा I फैक्टर आ गया। सो दीज आर ऑल थिंग्स। अब इस सब चीज़ें हो जाने के बाद अगर आप देख लेते हो कि लगभग हमारा I फैक्टर आता है, कितना आ रहा है लगभग, दैट इज 0.35, ये हमारा I फैक्टर है। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
आप मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई भी इसमें आपकी क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।